हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद खान, जिसमें हम 12th क्लास की केमिस्ट्री लर्न करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला यूनिट है हमारे पास सॉलिड स्टेट, जो बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सा यूनिट है जो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है इससे पिछली क्लासेस में, और आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पहले शुरू में एक बेसिक सा लेक्चर है जो हमारा बिल्कुल बेसिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि सॉलिड होते क्या हैं, सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका वॉल्यूम होता है, और वी कैन से विच हैज़ अ डेफिनेट मास, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सबस्टांस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगी बहुत से लोगों को, कि जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें से लिक्विड और जो गैसेस हैं इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज लिक्विड और गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स फ्लो क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ, जिनसे कोई सबस्टांस कुछ बना होता है, उसी को हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, तो इन केस ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इन सॉलिड, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये यहाँ से यहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो लेकिन दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, मतलब अपने ही जगह पे वो टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से, यही रीज़न होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो सॉलिड्स होते हैं दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, और इनकी फिक्स्ड शेप होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और फिक्स्ड शेप होती है। तो चलिए देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं सॉलिड्स की। तो बहुत से आपको पता होंगी, तो चलो फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनका फिक्स्ड मास होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, एंड दे हैव डेफिनेट शेप आल्सो। सॉलिड का फिक्स्ड मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। तो दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड्स में होते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी सॉलिड के, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे ये कोई सॉलिड है, तो इनके बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स इनको बाइंड करके रखती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। और तीसरी बात एक और है कि लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनके बीच जो गैप है वो बहुत ही कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है। एक और करेक्टरिस्टिक जो अभी हमने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनका फिक्स्ड पोजीशन होता है। फिक्स्ड पोजीशन में फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर जा सकता, एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं चला जा सकता। इसी को बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फिक्स्ड पोजीशन है, बट अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकता है, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। एंड एक और करेक्टरिस्टिक है सॉलिड का, दैट इज सॉलिड जो हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं और रिजिड, मतलब सॉलिड्स को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, और सॉलिड जो है वो सख्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
क्लासिफिकेशन सॉलिड की। तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन, तो जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जानना ज़रूरी होता है कि किस बेस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि किसी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से अरेंज हैं, क्या अरेंजमेंट है उनका, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो दो मेन टाइप के हमारे पास सॉलिड हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। तो पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं ऐसे सॉलिड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे कि इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक लंबे रेंज के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जैसे हमारे पास आपको ये स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही होगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे कुछ ब्लू डॉट हैं, कुछ रेड कलर के डॉट हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे ब्लू कलर के एक ही लाइन में ऐसे लाइन है, ये एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसी तरह से रेड कलर के जो है वो भी एक ही लाइन में लाइन है, मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं, एक ही पैटर्न को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉलो कर रहे हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और दूसरी बात, आप क्रिस्टल को देखेंगे, इस एंड से देखेंगे जैसा इधर से है वैसा ही दूसरी तरफ से है, इस तरफ से भी वैसा ही है, इस तरफ से भी वैसा ही है, तो हर तरफ से एक ही तरह का दिख रहा है। तो यही रीज़न होने की वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अच्छे तरीके से एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो दूसरा है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड में आप देखेंगे ऐसे सॉलिड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में देखो, पहले तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई ऑर्डर ना हो, किसी भी पैटर्न में अरेंज ना हो, लेकिन हो सकता है ऑर्डर हो। अगर ऑर्डर होगा तो बिल्कुल शॉर्ट रेंज का, बहुत थोड़े डिस्टेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एक पैटर्न को, और उसके बाद फिर से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमॉर्फस सॉलिड है, इसको हमने कूल करके बनाया है। तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्रिस्टल अलग तरह का दिख रहा है, इस तरफ अलग तरह का दिख रहा है, यहाँ पे अलग तरह का है। तो कोई एक रेगुलर पैटर्न में, एक सिमेट्रिक वे में नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग तरीके से अलाइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई रेगुलर पैटर्न को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो है जो एमॉर्फस सॉलिड हैं, इनको हम सीडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ग्लास हो गया, ग्लास में आपने देखा होगा कि देखो कि पुरानी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंग में जहाँ पे कहीं ग्लास लगा हुआ है, कोई 10-15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंग, तो आप देखेंगे उनकी विंडोज़ में ग्लास जो है वो फ्लो करता है। अब उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे से ग्लास आपको मोटा दिखेगा और ऊपर वाला एज उसका पतला दिखेगा। तो ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ग्लास जो है इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड और ओवर द टाइम ये फ्लो करता है। तो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ जहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के लिए जो है, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। एक तरफ आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे हर रेड डॉट के बाद ब्लैक डॉट एक पूरे लाइन में अलाइन है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरफ से ऐसे, अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे एक रेड कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की लाइन है, फिर ब्लैक कलर की, फिर रेड कलर की, ऐसे इस तरह से। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स में, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। जैसे आप इधर देखेंगे यहाँ पे पहले रेड है, ब्लैक है, रेड है, फिर उसके बाद 3 रेड है। तो ऐसे एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। तो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट होने की वजह से बहुत से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सॉलिड के चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जैसे आपने देखा होगा चॉक और मार्बल दोनों का सेम फार्मूला है, केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है दोनों, लेकिन जो चॉक है बहुत ही नरम होता है और मार्बल बहुत ही हार्ड होता है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। मार्बल में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और चाक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो हम कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के, तो वहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के बेस पे आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। तो लेट्स से दिस। तो सबसे पहले हम शेप की बात करें तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, और एमॉर्फस सॉलिड जो है उनकी इरेगुलर शेप होती है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट जो है उसके बेसिस पे हमारे पास ऐसा होता है। फिर दूसरा है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर पहले सॉफ्ट होते हैं, फिर उसके बाद मेल्ट होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने प्लास्टिक देखा होगा, आप प्लास्टिक को अगर कभी हीट करते हैं तो वो पहले थोड़ा सा मेल्ट होता है, तो फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट लिक्विड बनने के लिए और ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर जाके पूरी तरह से मेल्ट होता है। तो लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे, किसी जैसे कोई अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl की बात करें तो 810 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वो मेल्ट करता है, तो एग्जैक्टली जैसे ही आप 810 डिग्री सेल्सियस रीच करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ क्लीवेज। तो इस पॉइंट से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करेंगे वो दो पीसेस में स्प्लिट होगा, और जो नई सरफेस जनरेट होगी वो प्लेन होगी और स्मूथ होगी। जो नई सरफेस जनरेट होगी वो क्या होगी? प्लेन होगी या स्मूथ होगी। तो जैसे आपने NaCl वो रॉक सॉल्ट जो लोगों ने देखा होगा, तो जो लोग गांव में मोस्टली जो लोग हैं भैंसों के आगे रखते हैं, तो अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो उसकी सरफेसेस बिल्कुल प्लेन और स्मूथ जनरेट होती है। और दूसरी तरफ अगर आप एमॉर्फस सॉलिड देखेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड को जब भी आप कट करते हैं वो दो पीसेस में अगर टूटेगा तो इरेगुलर रफ सरफेस जनरेट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं इनका दे हैव डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए हमें कि किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। सिंपल लफ्ज़ों में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक डेफिनेट हीट जो है चाहिए जो इसको पूरी तरह से लिक्विड बनाने के लिए। और दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, जिसकी वजह से हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो चलो तब तक हम दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स, और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो सीडो सॉलिड्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉलिड हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, और रेगुलर पैटर्न में होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छे सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से एक अच्छे सॉलिड के जैसे बिहेव नहीं करते। फिर उसके बाद एक और बात जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में है, दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे आपके पास। तो इसके बाद मैं चलो आपको बताता हूँ कि
आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या है, इसको जानने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे। तो अच्छा, आइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं? ऐसे सॉलिड्स विच हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शंस या इन डिफरेंट डायरेक्शंस हम बोल सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं सभी डायरेक्शंस में, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। और फेनोमेना को बोलते हैं आइसोट्रॉपी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, जैसे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। तो अच्छा, मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक फिगर दिख रही होगी इस तरफ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पूरे रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर जैसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करते हैं तो आप देखेंगे वो कुछ जगहों पे ब्लू कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और कुछ जगह पे रेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अगर ऐसे ही हम लाइट यहाँ से पास करते हैं तो यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही है। तो मतलब यहाँ से एक तरफ से जो इस तरफ सी और डी लाइन में जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी, और ए बी साइड से जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी। तो जो आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? कि जहाँ जिन सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। दूसरा है एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? जहाँ पे सॉलिड्स जो हैं, ऐसे सॉलिड्स जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आइसोट्रॉपी में क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी डिफरेंट डायरेक्शन में। एनाइसोट्रॉपी में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मैं आपको ये एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे इधर आप देखेंगे, जैसे ये हमारे पास एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अभी एमॉर्फस सॉलिड में, तो अब यहाँ पे वही वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम देखते हैं, यहाँ से लाइट पास करेंगे तो रैंडम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलेंगे, हो सकता है रेड भी मिले ब्लैक भी मिले। इधर से पास करेंगे, यहाँ पर भी वैसा ही है, जिस तरफ से मर्जी करेंगे। तो ऑन एन होल जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली जो सेम रहेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ से जाएगा तो उसको अलग कलर के अलग तरह के पार्टिकल्स जो हैं उसके साथ इंटरेक्ट होंगे, इधर से इधर पास करेंगे तो अलग तरह के पार्टिकल। तो मतलब एमॉर्फस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा निमोनिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार पूछते हैं पेपर में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में से कौन आइसोट्रॉपिक है और कौन एनाइसोट्रॉपिक है, और बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ आप यहाँ पे देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डी डी, और एमॉर्फस सॉलिड के साथ लिखेंगे एस डी। तो एस डी और डी डी क्या है? मतलब डी डी मतलब कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, और एमॉर्फस का मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पे, सॉरी, एस डी जो है सेम है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, आई ए एंड ए सी। आई ए और ए सी का मतलब क्या हुआ? तो एक छोटा सा निमोनिक है, मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लिखता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आई ए सी एस डी और डी डी। आइए ए सी में बैठ के सनी देओल की मूवी देखते हैं दूरदर्शन पे। तो इस निमोनिक से आप आसानी से बता सकते हैं कौन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, आई और ए किसके लिए है? एमॉर्फस सॉलिड के लिए। और आई किसके लिए है? आइसोट्रॉपी के लिए। मतलब एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी शो करते हैं, और ए सी का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं। और साथ ही साथ ये एस डी और डी डी क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो उनके वहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं
वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और एमॉर्फस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में।